हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरीश जंगीड एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड है, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें इस पेपर की जो पहली 3 यूनिट है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट 4 जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या उसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए इस पेपर के अंदर यूनिट 4 जो है उसमें फंजाई के कुछ मेंबर्स हैं और इसके अलावा उन मेंबर्स के द्वारा होने वाली जो डिजीज़ है उनके बारे में है। जैसे एक पक्सीनिया फंजाई है, पक्सीनिया के द्वारा डिजीज़ हो रही है वो है। इसके अलावा अस्टिलेगो के द्वारा जो डिजीज़ हो रही है, लूज या कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, वो डिजीज जो अस्टिलेगो के द्वारा हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अल्टरनेरिया और एगेरिकस, ठीक है, ये 4 फंजाई इस यूनिट के अंदर है, जिनमें से 2 जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में अपन डिस्कशन करें। हालांकि जो पक्सीनिया है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा मेंबर है और उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। तो जो छोटे मेंबर है और उनसे भी एक क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 4 में से कोई भी 2 मेंबर कर लेते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर एगेरिकस जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अल्टरनेरिया और अस्टिलेगो, यदि ये 2 फंजाई अपन कवर कर लेते हैं तो अपना एक बड़े वाला क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर 2 पोर्शन की अपन बात करेंगे। एक तो है अस्टिलेगो और एक है अल्टरनेरिया। अस्टिलेगो और अल्टरनेरिया, ठीक है, इन दोनों फंजाई के बारे में और इन दोनों के द्वारा होने वाली जो डिजीज है, रोग जो है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं अस्टिलेगो के बारे में। देखिए अस्टिलेगो फंजाई की यदि अपन बात करें तो जैसा कि पता है डिवीजन जो है वो तो क्या होगा, यूमाइकोटा होगा, और सब डिवीजन की यदि अपन बात करें तो बेसिडियो माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना सब डिवीजन से ये बिलोंग करता है और इसकी जो क्लास है वो है टीलियोमाइसिटीज। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? टीलियोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। अब टीलियोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करने का मतलब ये है कि इसके अंदर टीलियोस्पोर्स बनेंगे और इसीलिए क्लास का नाम टीलियोमाइसिटीज रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन इसके जीनस की बात करें तो अस्टिलिजिनेल्स जो है वो इसका जीनस है। जीनस अपन कौन सा बता सकते हैं? अस्टिलेजिनेल्स। अस्टिलेजिनेसी जो है वो फैमिली है और अस्टिलेगो जो क्या है इसका जीनस या वंश है। जीनस या वंश इसका क्या होगा? अस्टिलेगो। ठीक है, अस्टिलेगो जीनस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि अपन बात करें तो लगभग 300 स्पीसीज या 300 जातियां इसकी पाई जाती है और इन 300 में से 105 स्पीसीज या जातियां जो है वो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अस्टिलेगो जीनस जो है वो एक ऑटोसियस फंजाई माना जाता है, ऑटोसियस एकाश्री। ठीक है, ऑटोसियस फंजाई इसे माना जाता है। इसके अलावा इसकी यदि अपन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या इसका जो थैलस है उसकी कायिक संरचना की यदि अपन बात करें, थैलस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना की यदि अपन बात करें तो ये एक सेप्टेड यानी कि पट युक्त, पट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिनोसिटिक, हाईलाइन यानी कि काचाब, हाईलाइन वर्ड यूज होता है काचाब के लिए, सिनोसिटिक वर्ड यूज होता है संकोशिकीय के लिए। तो इसका जो माइसिलियम या कवकजाल है वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, उसके अंदर सेप्टा या पट उपस्थित होते हैं, संकोशिकीय अवस्था होती है और हाईलाइन या जो काचाब है वो इसका माइसिलियम या कवकजाल होता है। इसके अलावा इसका जो माइसिलियम है वो होस्ट की सेल्स के बीच में यानी कि इंटरसेलुलर माइसिलियम होता है, अंतर कोशिकीय माइसिलियम इसका होता है। ठीक है,
अस्टिलिगो के अंदर माइसीलियम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी माइसीलियम, एक तो होता है प्राइमरी माइसीलियम या जिसे प्राथमिक कवक जाल कहा जाता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल। प्राइमरी माइसीलियम जो जनरली हैप्लॉइड होता है, यानी कि प्राइमरी माइसीलियम के अंदर जो सेल्स होती है, फंगल हाइफे के अंदर जो सेल्स होती है, उनके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड एंड मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक होता है, ठीक है। और ये होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने में असमर्थ होता है। प्राइमरी माइसीलियम या प्राथमिक कवक जाल एक केंद्र की कवक जाल है जो कि परपोषी उत्तक को संक्रमित नहीं कर सकता है। जबकि यदि अपन बात करें सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल की, तो सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक होता है। सेकेंडरी माइसीलियम क्या होगा? डाइकैरियोटिक। और सेकेंडरी माइसीलियम का जो निर्माण है वो प्राइमरी माइसीलियम में डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रकीकरण द्वारा होता है। प्राइमरी माइसीलियम जो है उसका निर्माण तो होता है बेसिडियोस्पोर के द्वारा, बेसिडियोस्पोर्स या जिनको स्पोरिडिया कहा जाता है। प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण तो किसके द्वारा होगा? बेसिडियोस्पोर्स या स्पोरिडिया के द्वारा होगा। प्राइमरी माइसीलियम बन गया, अब उसके अंदर डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रकीकरण होगा। और डाइकैरियोटाइजेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए दो बेसिडियोस्पोर्स हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाएं, तो वहां पर जो माइसीलियम बनेगा उस माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होंगे, तो वो माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम कहलाएगा। एक तो ये तरीका है डाइकैरियोटाइजेशन का। एक ये हो सकता है कि एक प्राइमरी माइसीलियम जो है वो किसी दूसरे प्राइमरी माइसीलियम के साथ फ्यूज हो जाए, तो उससे बनने वाला जो माइसीलियम होगा वो भी सेकेंडरी माइसीलियम होगा, उसके अंदर भी डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। एक ये हो सकता है कि एक बेसिडियोस्पोर दूसरे प्राइमरी माइसीलियम के साथ फ्यूज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रकीकरण हो सकता है, जिसमें फंजाई के माइसीलियम या कवक जाल की प्रत्येक कोशिका के अंदर दो केंद्रक या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिसे अपन डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। और इस प्रकार के माइसीलियम को सेकेंडरी माइसीलियम कहेंगे। और ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है वही होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने का काम करता है, वही पोषक पादप को संक्रमित करने का काम करता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो अस्टिलिगो का माइसीलियम दो अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक तो प्राइमरी माइसीलियम और एक सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो है वो मोनोकैरियोटिक या एकल केंद्रकीय होता है, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक या द्विकेंद्रकीय होता है, जिस माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक प्रेजेंट होंगे और वो कोशिका सेप्टेड है, और इसके अलावा ब्रांचिंग भी वहां पर देखने को मिल रही है माइसीलियम की यदि अपन बात करें। ठीक है, ये तो है अस्टिलिगो जो फंजाई है उसके थैलस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या उसकी कायिक संरचना। ठीक है, कायिक संरचना के बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन या जनन की। अस्टिलिगो के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन जो है वो किस प्रकार से होगा? देखिए, अस्टिलिगो के अंदर नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अस्टिलिगो के लाइफ साइकिल में दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं। वो स्पोर्स या बीजाणु जिनमें एक तो बेसिडियोस्पोर होता है और एक जो है वो टीलियोस्पोर होता है। ठीक है, पहले शुरुआती अवस्था में टीलियोस्पोर्स बनते हैं। टीलियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा जो प्रोमाइसीलियम या प्राक कवक जाल बनता है, उस प्राक कवक जाल के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और उन बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा प्राइमरी माइसीलियम या प्राथमिक कवक जाल बनेगा। ठीक है, तो यदि अपन अस्टिलिगो के लाइफ साइकिल या इसके रिप्रोडक्शन या जनन की यदि अपन बात करें
तो अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। एक तो होता है टीलियोस्पोर्स या टीलियो बीजाणु जिनको अपन बोलते हैं, और दूसरा है बेसिडियोस्पोर। दूसरा कौन सा है? बेसिडियोस्पोर्स। दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। पहले अपन बात करते हैं टीलियोस्पोर्स की। देखिए टीलियोस्पोर जो है वो अस्टिलेगो के अंदर डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, द्विकेंद्र की जो कवकजाल युक्त अस्टिलेगो का माइसीलियम है, जिसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, उस सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर, उस सेकेंडरी माइसीलियम की कुछ फंगल हाइफे के द्वारा टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। टीलियोस्पोर की स्ट्रक्चर या संरचना की यदि अपन बात करें तो काले गोलाकार दीर्घवृत्ताकार या भूरे रंग की संरचना हो सकती है, या तो ब्लैक कलर की है या फिर ब्राउन कलर की है, जिसमें गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार संरचनाएं होती है जिन्हें अपन टीलियोस्पोर्स बोल रहे हैं। और इन टीलियोस्पोर्स की जो नंबर है वो एक फंगल हाइफे या एक कवक तंतु के ऊपर जनरली एक टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, और बहुत सारे टीलियोस्पोर्स जो है उनमें आगे चलकर के टीलियोस्पोर में जर्मिनेशन होगा, लेकिन जर्मिनेशन से पहले यदि अपन टीलियोस्पोर की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में टीलियोस्पोर में भी दो भित्ति परतें होती है। जो बाहरी भित्ति परत है उसे तो एक्सोस्पोर कहा जाता है, एक्सोस्पोर, और जो आंतरिक भित्ति परत है उसे एंडोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, और ये टीलियोस्पोर जब जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो इनके जर्मिनेशन के द्वारा प्रोमाइसीलियम या प्राक कवक जाल का निर्माण होता है। ये जो प्रोमाइसीलियम या प्राक कवक जाल बना है, इसके ऊपर अब बेसिडियोस्पोर बनेंगे। इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर क्या बनेंगे? बेसिडियोस्पोर या बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। और ये जो बेसिडियोस्पोर है, इनका जब जर्मिनेशन या अंकुरण होगा तब उससे प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण होगा। तब उससे किसका निर्माण होगा? प्राइमरी माइसीलियम या प्राथमिक कवक जाल। जैसा कि अभी अपन ने बताया है कि अस्टिलेगो के अंदर दो प्रकार के माइसीलियम बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी मैच्योर माइसीलियम जिसके अंदर डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिल रही है, वहां तो बने टीलियोस्पोर्स। टीलियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा प्राक कवक जाल या प्रोमाइसीलियम बना, और इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होगा। ये जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, इनका जब जर्मिनेशन या अंकुरण होगा तो इनके जर्मिनेशन या अंकुरण के द्वारा प्राथमिक कवक जाल बनेगा। इस प्राथमिक कवक जाल में डाइकैरियोटाइजेशन, इस प्राथमिक कवक जाल में क्या होगा? डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रीकरण हो जाएगा। और डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रीकरण के द्वारा इस प्राइमरी माइसीलियम के द्वारा फिर सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल बन जाएगा। और इस सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर फिर से टीलियोस्पोर बनेंगे, फिर से टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा प्रोमाइसीलियम बनेगा। और इस प्रकार से ये अस्टिलेगो का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र जो है, वो दो स्पोर्स के द्वारा ही कंप्लीट होता है, जिसमें एक तो है टीलियोस्पोर्स और एक है बेसिडियोस्पोर्स। टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन तो सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर होता है, और सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा जो प्रोमाइसीलियम बना है, उस प्रोमाइसीलियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और ये बेसिडियोस्पोर अंकुरित होकर के प्राथमिक कवक जाल बनाएंगे। और प्राथमिक कवक जाल में डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रीय भवन होगा, और जिसके द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से ये अस्टिलेगो का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कंप्लीट होगा। ठीक है, अब अस्टिलेगो की जो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके द्वारा अलग अलग धान्य फसलों के अंदर या अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग या डिजीज जो है वो अस्टिलेगो के द्वारा की जाती है।
जिनमें से अपन मेनली दो डिजीज जो अपने सिलेबस के अंदर है, एक तो है लूज स्मट ऑफ व्हीट और एक है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, उनके बारे में बात करते हैं। पहली जो अपनी डिजीज है वो है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। दूसरी डिजीज है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। पहले अपन बात कर लेते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज के बारे में, ठीक है। ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज है ये गेहूं के अंदर होगी और अस्टिलेगो जो फंजाई है, सॉरी अस्टिलेगो जो कवक है उसकी स्पीसीज के द्वारा होगी, जिसे गेहूं का सलथ कंड रोग कहा जाता है। हिंदी के अंदर गेहूं का सलथ कंड रोग, स्मट रोग को कंड रोग कहा जाता है, ठीक है। तो इस डिजीज को जैसा कि अपन बताते हैं कि पैथोलॉजी के अंदर जो डिजीज है प्लांट्स के अंदर होने वाली किसी भी फंजाई के द्वारा, उसको 6 पॉइंट्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका होस्ट या पोषक, तो पोषक पादप तो इसका व्हीट है, गेहूं, जिसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम होता है, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इसके भौगोलिक वितरण के बारे में। तो व्हीट जो है वो आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन इंडिया के अंदर ही होता है। इंडिया में भी नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिलती है। जो ये डिजीज़ है लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का सलथ कंड रोग, वो इंडिया के नॉर्थ वाले पोर्शन में ज़्यादा है। साउथ वाला जो पार्ट है इंडिया का जहाँ पर गेहूं उगाया जाता है वहाँ पर ये रोग इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इसका भौगोलिक वितरण रोग का। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स देखिए, इस रोग के सिम्टम्स या लक्षणों की बात करें तो हालांकि ये रोग जो है वो एक सिस्टेमेटिक रोग है, यानी कि पादप के सारे जो अंग हैं वो इसके अंदर प्रभावित होते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो पत्तियों से होती है। पत्ती का जो नीचे वाला भाग है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ से ज़्यादातर इन्फेक्शन फैलता है और उसके बाद में सारे पादप के अंदर इस रोग के लक्षण जो है वो हो जाते हैं, जिनमें जनरली प्रोडक्शन या उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का सलथ कंड रोग, इसके अंदर प्रोडक्शन या उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। रोग के लक्षण जो है वो पादप की पत्तियों पर, पादप के तने पर, पादप के अंदर जो बीज बनेंगे उनके ऊपर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्ड जो इसका पॉइंट हो जाएगा इस डिजीज के अंदर वो क्या है, सिम्टम्स या लक्षण। और सिम्टम्स जो है वो ज़्यादातर गेहूं की जो बालियां यानी कि स्पाइकलेट्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 जो इसका पॉइंट है वो है इटियोलॉजी, हेतु विज्ञान। तो इटियोलॉजी के अंदर जैसा कि आपको पता है इस लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज का जो पैथोजन है यानी कि रोगकारक जो जीव है वो एल्बुगो कैंडिडा है। अब एल्बुगो कैंडिडा का जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी है, उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इटियोलॉजी के अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, गेहूं का जो बॉटनिकल नेम है वो ट्रिटिकम एस्टाइवम है, तो उससे आपको ध्यान रख लेना कि अस्टिलेगो ट्रिटिसाई है, ठीक है। अस्टिलेगो ट्रिटिसाई ये हो जाएगी इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बाद में नेक्स्ट पांच नंबर का जो पॉइंट है उसमें अपन डिस्कस करते हैं एपिडीमियोलॉजी। नंबर 5 पॉइंट के अंदर अपन क्या डिस्कस करते हैं, एपिडीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी के अंदर यदि अपन लूज स्मट ऑफ व्हीट की बात करें तो ये रोग जो है वो एक सीड बॉर्न डिजीज है, और सीड बॉर्न के अंदर भी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, यानी कि आंतरिक रूप से इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। बीज के अंदर इस अस्टिलेगो फंजाई के जो स्पोर्स या बीजाणु है वो चले जाते हैं,
तो आप बीज को बाहरी तौर से डिसइंफेक्ट करके भी इस रोग से निदान नहीं पा सकते। यदि आपको इस रोग से बचाना है फसल को, तो बीजों के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको फंजीसाइड्स या बीजों को इस प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि उन बीजों के अंदर जो स्पोर्स या बीजाणु हैं वो बीजाणु खत्म हो जाए। उसी से आप इस डिजीज को रोक सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो है कंट्रोल या नियंत्रण। इस डिजीज का कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, इसके लिए सबसे पहला तरीका तो आप यूज ये कर सकते हैं कि सर्टिफाइड सीड्स का यूज करें। प्रमाणीकृत जो बीज है, सर्टिफाइड सीड्स या प्रमाणीकृत बीजों का उपयोग करें जो किसी कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड है, जिनके अंदर किसी प्रकार के कोई अस्टिलिगो के स्पोर्स या बीजाणुओं के पाए जाने की संभावना नहीं है। ऐसे सीड या बीजों का इस्तेमाल करना ये एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है इस रोग से बचने का। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज किया जाना चाहिए। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज, गेहूं की बहुत सारी ऐसी वैरायटी या किस्मों का उत्पादन किया जा चुका है जो कि इस लूज स्मट डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट या प्रतिरोधकता दिखाती है, जिनके अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। ऐसी वैरायटीज का यूज आप करेंगे तो उससे रोग के फैलने की संभावनाएं कम होंगी। ठीक है, तो सर्टिफाइड सीड्स का यूज, रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज, इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन के अलावा इरिगेशन के अंदर क्या कहते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ करके जला दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो पूरे खेत के अंदर ना फैले। इसके अलावा सीड या बीज जो है उनको डिसइंफेक्ट भी किया जाता है, और सीड या बीजों के डिसइंफेक्शन के लिए या तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज किया जा सकता है या फिर सोलार एनर्जी ट्रीटमेंट, ज़्यादा टेम्परेचर देकर के उनको उन सीड्स के अंदर प्रेजेंट जो स्पोर्स है उनको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, और या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे फंजीसाइड्स केमिकल्स है, उनका यूज़ करके भी आप सीड को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बीज को उस अस्टिलेगो के बीजाणु या स्पोर से रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 मेथड्स जो है वो आप लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज के लिए कंट्रोल करने के लिए ये 4 या 5 मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि जनरली सभी फंजाई के द्वारा होने वाली जो डिजीज है उन्हीं के लिए ये मेथड्स यूज करे जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो इसके अलावा जो डिजीज है जो अस्टिलेगो के द्वारा ही होती है, उस डिजीज का नाम है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, बार्ले बोलते हैं जौ को। ठीक है, जौ का आवर्त कंड रोग, हिंदी में क्या बोलेंगे, जौ का आवर्त कंड रोग। ठीक है, इस रोग या इस डिजीज को भी अपन को इन्हीं 6 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करना होता है। होस्ट, तो होस्ट प्लांट तो इसका क्या हो जाएगा, बार्ले या जो है वो तो इसका हो जाएगा होस्ट प्लांट, जिसका बोटनिकल नेम हॉर्डियम वल्गेयर। ये बोटनिकल नेम आप ध्यान रख लेना, हॉर्डियम वल्गेयर जो है वो जो का बोटनिकल नेम है। यदि अपन बात करें इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इसके भौगोलिक वितरण की, तो जहां पर भी जौ की खेती करी जाती है, ठीक है, भारत में जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के अंदर ज़्यादातर जौ की खेती होती है, तो यहाँ पर ये डिजीज जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि अपन बात करें इस रोग के सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स के अंदर जनरली अपन को ये जो रोग के लक्षण है वो तभी दिखाई देते हैं जब जौ के पादपों के अंदर फ्लावर या ये कह सकते हैं बीज बनना शुरू होते हैं। जब फ्लावरिंग या पुष्पन की प्रक्रिया होती है उसी समय सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। अर्ली मैच्योरेशन फेज के अंदर, शुरुआत की अवस्था के अंदर इस रोग के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई नहीं देते।
ठीक है। जब पादप के अंदर फ्लावर या पुष्प बनने लगते हैं, पुष्पन की प्रक्रिया होती है, उसी समय रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जिस समय जो के अंदर बालियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है, जिससे बीजों की संख्या जो है वो कम होगी, जिससे प्रोडक्शन या उत्पादन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। सिम्टम्स जो है वो शुरुआत में प्लांट्स की जो एरियल पार्ट है, वायवीय भाग है, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सिम्टम्स जो है वो सारे प्लांट्स के अंदर धीरे धीरे फैलने लगते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के सिम्टम्स इस कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, जो का आवर्तकंड रोग जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा। यदि अपन बात करें इटियोलॉजी या हेतु विज्ञान की, तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले भी एक अस्टिलेगो की स्पीसीज है जिसका नाम है अस्टिलेगो हॉर्डाई। देखिए हॉर्डियम नाम जो है उससे आपको ध्यान रखना है, अस्टिलेगो हॉर्डाई। अस्टिलेगो हॉर्डाई स्पीसीज के द्वारा बार्ले या जौ के अंदर कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज जो है, जौ का आवर्तकंड रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? अस्टिलेगो हॉर्डाई के द्वारा। ये पैथोजन का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जौ का आवर्तकंड रोग कौन से कवक के द्वारा होता है? तो अस्टिलेगो हॉर्डाई के द्वारा। ठीक है। गेहूं का जो लूज स्मट रोग है या सलतकंड रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? तो वो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। ठीक है। तो दोनों में ध्यान रखना। इसकी इटियोलॉजी के बारे में अपन अस्टिलेगो के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से बेसिडियोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स के द्वारा इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव थैलेस की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आपको बता देना है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर यदि अपन बात करें तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले जो डिजीज है वो एक एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। ये एक जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है वो तो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज थी, जबकि ये एक एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है, यानी कि बीज के बाह्य सतह के ऊपर टीलियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही अपन उन बीज को खेतों के अंदर उगाते हैं, जब जर्मिनेशन होगा तो उन टीलियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, या प्रोमाइसिलियम उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा जो प्राइमरी माइसिलियम या प्राथमिक कवक जाल है उनका निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से ये इन्फेक्शन जो है वो जो उगने वाले पादप है उनके अंदर फैलेगा, और जब प्लांट्स में फ्लावरिंग का समय होगा उसी समय लक्षण जो है इस रोग के वो दिखाई देंगे। ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर आप ये बताएंगे कि एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। दोनों में फर्क है। देखिए लूज स्मट डिजीज जो वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज थी, यानी कि सीड के अंदर स्पोर्स पहले से प्रेजेंट है। ठीक है। कंट्रोल के तरीके की यदि अपन बात करें तो सेम वो के वो तरीके जो लूज स्मट ऑफ व्हीट के अंदर अपन यूज कर रहे थे कि सर्टिफाइड सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्टिफाइड सीड्स के अलावा सीड डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज कर सकते हैं, इरिगेशन यानी कि जो डिजीज प्लांट है उनको उखाड़ करके जला देना चाहिए उस खेत से। ठीक है। इस प्रकार के कंट्रोल मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अस्टिलेगो और अस्टिलेगो की दो अलग अलग स्पीसीज के द्वारा होने वाले डिजीज, जो व्हीट के अंदर लूज स्मट डिजीज है और बार्ले के अंदर कवर्ड स्मट डिजीज है, उनके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर जो नेक्स्ट अपना मेंबर है वो है अल्टरनेरिया, और अल्टरनेरिया जो मेंबर है उसकी एक स्पीसीज है अल्टरनेरिया सोलिनाई, जिसके द्वारा पोटैटो और टोमेटो, आलू और टमाटर जो है उसके अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज होती है। ठीक है। तो पहले अपन जो अल्टरनेरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद में अपन जो अर्ली ब्लाइट डिजीज है पोटैटो या टोमेटो की उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।
तो इस यूनिट का जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया के बारे में अपन बात करते हैं। अल्टरनेरिया, देखिए अल्टरनेरिया फंजाई की यदि अपन बात करें तो यूमाइकोटा डिवीजन से बिलोंग करेगा, लेकिन इसका जो सब डिवीजन है वो ड्यूटेरोमाइकोटिना है। सब डिवीजन तो कौन सा है? ड्यूटेरोमाइकोटिना। डिवीजन तो यूमाइकोटा या यूमाइकोटिना कह सकते हैं। सब डिवीजन जो है वो कौन सा है? ड्यूटेरोमाइकोटिना। इस अल्टरनेरिया की क्लास की यदि अपन बात करें तो हाइफोमाइसिटीज, जो कि एक आर्टिफिशियल क्लास है, हाइफोमाइसिटीज क्लास कौन सी है इसकी? हाइपोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लास के बाद में यदि अपन बात करें इसके ऑर्डर की तो मोनिलियल्स ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर कौन सा है इसका? मोनिलियल्स ऑर्डर है। और जीनस या वंश कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेरिया। जिसकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्पीसीज है उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो अल्टरनेरिया जीनस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीसीज या जाति मानी जाती है, जिसके द्वारा आलू और जो टमाटर है, टोमेटो एंड पोटैटो, उनके अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज जो है वो होती है। ठीक है, अल्टरनेरिया की यदि अपन बात करें तो ये एक कॉस्मोपोलिटियन फंजाई है जो कि सेप्रोफिटिक होता है, जनरली फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, देखिए इसका क्या मतलब है। सामान्यतः अल्टरनेरिया जीनस की जितने भी स्पीसीज है वो मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करेंगे, जो कि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव को हिंदी में बोलते हैं विकल्पी, यानी कि इनके पास अल्टरनेट ऑप्शन होता है। यदि इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ना मिले तो ये किसी प्लांट के ऊपर पैरासाइट या परजीवी के रूप में भी अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट अपन ने बोला है, विकल्पी परजीवी इसे अपन ने कहा है। ठीक है, और ज्यादातर जो फसल है, जो सब्जियां वगैरह हैं या जो सजावटी पादप है, उनके अंदर ये ब्लाइट डिजीज कोज करते हैं। कौन सी डिजीज को कोज करेंगे? ब्लाइट डिजीज, या जिसे अंगमारी रोग कहा जाता है। ब्लाइट डिजीज, जैसे आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट, अंगमारी रोग इसे कहा जाता है। तो सामान्यतः तो ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, लेकिन कई बार अल्टरनेरिया की कुछ स्पीसीज के द्वारा सब्जियां या जो फसल वगैरह है या जो सजावटी पादप है उनके अंदर ब्लाइट डिजीज या अंगमारी रोग भी फैलाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई इसके बारे में जनरल सी इंफॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या इसकी कायिक संरचना के बारे में। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना, देखिए अल्टरनेरिया जीनस का जो फंजाई है उसमें माइसीलियम या जो कवकजाल होगा वो सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, ब्राउन कलर का होता है। सेप्टेड है यानी कि पट युक्त है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्रकीय है। सामान्यतः माइसीलियम का जो कलर है वो ब्राउन होता है, यानी कि भूरा रंग होता है। ठीक है, और ब्रांचिंग जो है वो होती है लेकिन अल्प शाखन देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रांचिंग होगी यानी कि ब्रांच या शाखित होता है, लेकिन शाखन बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस प्रकार का माइसीलियम जो है वो अल्टरनेरिया फंजाई का होता है। सेप्टा या पट उपस्थित है, बहुकेंद्रकीय है, भूरे रंग का है और जिसके अंदर अल्प शाखन भी देखने को मिलता है। ये इंटरसेलुलर और कभी कभी इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर होस्टोरिया या चुष्कांग जैसी संरचनाएं नहीं बनती है, जो कि
होस्ट प्लांट के टिश्यू या सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त करने का काम करे। ऐसी होस्टोरिया जैसी संरचना इसके अंदर नहीं बनती। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बता सकते हैं, इंटरसेलुलर यानी कि कोशिकाओं के बीच में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं। यहां तो इंटरसेलुलर का मतलब तो यह है कि होस्ट प्लांट की जो सेल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वहां पर पाए जा रहे हैं, और इंट्रासेलुलर का मतलब यह है कि जो सेल्स है उनके बीच में भी इनके फंगल हाइफे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यदि सेल्स के अंदर ही फंगल हाइफे प्रेजेंट है तो इनको होस्टोरिया या चुस्कांग संरचनाएं जो है वो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो होस्टोरिया यहां पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेरिया का थैलस की कायिक संरचना की यदि अपन बात करें तो पट युक्त बहुकेंद्रकीय भूरे रंग का अल्प शाखित माइसीलियम प्रेजेंट होता है, जो कि इंटरसेलुलर यानी कि अंतरकोशिकीय और अंतराकोशिकीय हो सकता है। होस्टोरिया या चुस्कांग जैसी संरचनाएं जो है वो थैलस के ऊपर अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके थैलस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है अल्टरनेरिया के अंदर केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेरिया के अंदर यदि अपन बात करें रिप्रोडक्शन या जनन तो रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन ही यहां पर देखने को मिलेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पेशल टाइप के स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है, जो कि एक्सोजीनस कोनिडिया स्पोर होते हैं। बहिर्जात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बहिर्जात कोनिडिया स्पोर। बहिर्जात का मतलब यह है जो माइसीलियम है उसके बाहर की तरफ बनने वाले एक्सोजीनस कोनिडिया स्पोर, एक्सोजीनस कोनिडियोस्पोर्स जो है उनके द्वारा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और यहां पर ये जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं। कोनिडियोस्पोर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की अपन ये कह सकते हैं सेल्स के द्वारा जर्म ट्यूब या जो जनन नलिकाएं बनती है वो बहुत सारी जनन नलिकाएं एक कोनिडियोस्पोर से बन सकती हैं। जनरली कोनिडियोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो गोलाकार होती है, लेकिन यहां पर अल्टरनेरिया के अंदर जो कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया जो बनते हैं वो कोनिडिया या तो ओव्यूलेट या प्रति अंडाकार जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें एक चोंच जैसी संरचना जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन यहां पर इसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर माइसीलियम का ये जो फंगल हाइफे है यहां पर अपन मान रहे हैं कि कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया बन रहे हैं जो एक्सोजीनसली यानी कि बहिर्जात रूप से बनेंगे, और ये कोनिडियोस्पोर इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो कोनिडियोस्पोर की होती है, जिसमें ऊपर की तरफ एक बीग लाइक स्ट्रक्चर, एक चोंच जैसी संरचना आपको दिख रही है। इसके अलावा बहुत सारी इस प्रकार से सेप्टेड सेल्स भी यहां पर प्रेजेंट होती है। ये कोनिडियोस्पोर्स की स्ट्रक्चर होती है, कोनिडिया की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो नॉर्मल कोनिडिया जो गोलाकार होते हैं वैसे कोनिडिया अल्टरनेरिया के अंदर नहीं है। कोनिडिया की जो शेप है वो अधोमुखदाकार या नख रूपी होती है, जिसका जो ऊपर वाला सिरा है वो बीक या चोंच के रूप में बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, जब कोनिडिया का जर्मिनेशन होगा, कोनिडिया की जर्मिनेशन में एक कोनिडिया से बहुत सारी जर्म ट्यूब या जनन नलिकाएं बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोनिडिया है तो इससे जैसे यहां से भी जर्म ट्यूब बन गई, यहां से भी जर्म ट्यूब बन गई, यहां से भी जर्म ट्यूब बन गई, ऐसी बहुत सारी जर्म ट्यूब या जनन नलिकाएं जो है वो एक कोनिडियोस्पोर से बनती है।
और हर जनन नलिका जो है वो नए अल्टरनेरिया के माइसीलियम या कवक जाल का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से एक कोनिडिया स्पोर या एक कोनिडिया के द्वारा बहुत सारे अल्टरनेरिया के माइसीलियम या कवक जाल बनते हैं। कई स्पीसीज के अंदर इन कोनिडियोस्पोर्स को क्लेमाइडोस्पोर्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्टरनेरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इसका जो लाइफ साइकिल है, वो केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन द्वारा ही कंप्लीट होता है, जिसमें भी जो स्पोर्स बनते हैं वो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्टरनेरिया की लाइफ साइकिल, इसके रिप्रोडक्शन, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट इसके द्वारा होने वाली जो डिजीज है, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अल्टरनेरिया की जो सोलिनाई स्पीसीज है, अल्टरनेरिया सोलिनाई, उसके द्वारा एक डिजीज होती है जिसका नाम है अर्ली ब्लाइट डिजीज, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, पोटैटो और टोमेटो की जो अर्ली ब्लाइट डिजीज है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसे हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, आलू और टमाटर का जो अगेती अंगमारी रोग है, अर्ली ब्लाइट को बोलते हैं अगेती अंगमारी रोग। ठीक है, अगेती अंगमारी रोग या अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। तो उन्हीं 6 पॉइंट्स के अंदर अपन इस डिजीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो इसका होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट या तो टोमेटो के अंदर हो सकती है या फिर पोटैटो के अंदर, यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर हो सकती है। होस्ट के बाद में यदि अपन बात करें इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भौगोलिक वितरण की, तो जहां पर भी आलू और टमाटर की खेती होती है, स्पेशली जो गर्म प्रदेश है जहां पर आलू और टमाटर की खेती की जाती है, वहां पर ये जो अर्ली ब्लाइट डिजीज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉमनली वहां पर पाई जाती है जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे एरिया में अर्ली ब्लाइट डिजीज सामान्यतः देखने को मिलती है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण के बाद में अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षणों की। तो इसके जो सिम्टम्स है वो सबसे पहले लीफ या पत्ती के ऊपर देखने को मिलेंगे। लीफ की जो लोअर सरफेस है, नीचे वाली जो सतह है, उसके ऊपर लीफ के इस डिजीज के सिम्टम्स सबसे पहले देखने को मिलेंगे और उसके बाद में वो सिम्टम्स नीचे वाली पत्ती से ऊपर वाली पत्ती के ऊपर। टोमेटो की यदि अपन बात करें, ये अपन बात करें पोटैटो की, आलू की, यदि टोमेटो की यदि अपन बात करें तो टोमेटो के अंदर जो फ्रूट है, फल जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और फ्रूट या फल में घाव बनने लगते हैं। जब ये डिजीज होती है तो फ्रूट के अंदर गहरे घाव बनने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो इस अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो या टोमेटो के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्लोरोसिस, क्लोरोसिस बोलते हैं हरिमाहीनता को। लीफ के अंदर क्लोरोफिल गायब होने लगता है जिसे अपन क्लोरोसिस बोले, हरिमाहीनता। पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती है, चाहे आप टोमेटो की बात कर लीजिए या फिर पोटैटो की बात कर लीजिए। लीफ जो है वो कैसी पड़ने लगेंगी, येलो होने लगेगी, जिसे अपन क्लोरोसिस या हरिमाहीनता बोलते हैं। इसके अलावा जो रिंग्स हैं, पत्तियों के ऊपर जो धब्बे हैं, वो धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे रिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स जो है वो इस डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इटियोलॉजी, इटियोलॉजी या हेतु विज्ञान। देखिए इटियोलॉजी के अंदर ये, जैसा कि मैंने बताया, अल्टरनेरिया की एक स्पीसीज है अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई स्पीसीज के द्वारा ये रोग होता है और अल्टरनेरिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसके
लाइफ साइकिल जिसमें अपन ने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इटियोलॉजी के अंदर मेंशन कर देनी है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी की यदि अपन बात करें तो ये जो अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो है वो ये एक सीड बोर्न डिजीज अपन ना कह करके, क्योंकि पोटैटो टोमेटो के अंदर आपको पता है सीड या बीज जो है उनके द्वारा उनकी खेती नहीं होती। जनरली उनकी खेती जो है वो ट्यूबर्स या कंद के द्वारा होती है। तो आलू के अंदर जो ट्यूबर्स हैं उनमें इस अल्टरनेरिया के जो अपन स्पोर्स बताते हैं वो स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये ट्यूबर्स के द्वारा होने वाली डिजीज अपन बता सकते हैं यदि अपन बात कर रहे हैं पोटैटो की। टोमेटो के अंदर जो फ्रूट है उस फ्रूट में इन फंजाई की जो स्पोर्स है उनका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपन एपिडेमियोलॉजी के अंदर मेंशन कर देंगे, जिसमें आलू के ट्यूबर्स, टमाटर के फ्रूट जो है या टमाटर के अंदर जो सीड जो है, बीज जो है, उनके अंदर भी कवक के स्पोर्स या बीजाणु पाए जा सकते हैं, जिनके द्वारा ये रोग जो है वो दूसरे पादपों के अंदर फैल सकता है। ठीक है, लास्ट नंबर 6 पॉइंट जो है वो इस डिजीज का कंट्रोल कैसे हो, कंट्रोल या नियंत्रण के क्या क्या तरीके हैं। तो कंट्रोल करने के लिए वही मेथड है जो बाकी डिजीज के अंदर थे, जैसे फसल की कटाई के बाद उसे नष्ट करना। जो संक्रमित पादप है, इन्फेक्टेड प्लांट, आपको पता चल गया कि ये प्लांट इन्फेक्टेड है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स अपन को देखने को मिले हैं, तो उस प्लांट को जब फसल की कटाई की जाती है उसी समय नष्ट कर देना चाहिए जला करके। ठीक है, इसके अलावा फंजीसाइड्स का यूज़ आप खेतों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप आलू के ट्यूबर्स को बो रहे हैं तो उस समय उन ट्यूबर्स को फंजीसाइड्स के द्वारा डिसइंफेक्ट भी किया जा सकता है। डिसइंफेक्ट करके यदि आलू के ट्यूबर्स को आप खेतों के अंदर बोएंगे तो उस रोग के फैलने की संभावनाएं जो है वो कम रहेगी। और इसके अलावा बीज जो है, ट्यूबर्स जो है, यदि टोमेटो की बात करें तो बीज और पोटैटो की बात करें तो ट्यूबर्स। और क्रॉप रोटेशन ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है इस रोग से बचाव के। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये जो यूनिट 4 है उसका जो अपना इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो भी अपना कंप्लीट होता है। यूनिट 4 के अंदर अपन ने 2 जो इम्पोर्टेंट फंजाई है, कवक है, उनके बारे में डिस्कशन किया है। एक तो अस्टिलेगो और दूसरा अल्टरनेरिया। इसके अलावा 2 और फंजाई है जिसमें एक तो है पक्सीनिया, ठीक है, और एक है एगेरिकस। ठीक है, तो इनमें अस्टिलेगो और अल्टरनेरिया जो है वो अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिया है। उनको एकदम ब्रीफ व्यू के अंदर अपन ने समझ लिया है कि अस्टिलेगो, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इसके अंदर रिप्रोडक्शन या इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, इसके द्वारा जो स्मट डिजीज होती है, वीट के अंदर जो लूज स्मट है या बार्ले या जौ के अंदर जो कवर्ड स्मट है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा जो अल्टरनेरिया है उस अल्टरनेरिया की लाइफ साइकिल, इसके वेजिटेटिव थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके द्वारा जो डिजीज हो रही है अर्ली ब्लाइट डिजीज पोटैटो टोमेटो के अंदर, उसके बारे में भी अपन ने डिटेल से पढ़ लिया। ये जो 2 फंजाई है पक्सीनिया और एगेरिकस, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से पक्सीनिया है, लेकिन यदि आप ये 2 भी कवर करते हैं अस्टिलेगो एंड अल्टरनेरिया, तो भी इस यूनिट से आपका एक जो क्वेश्चन है वो आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यदि आपको ये मेंबर्स जो है पक्सीनिया, एगेरिकस, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है तो ऐप के ऊपर सारे जो वीडियोस है वो वहाँ पर अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये जो अपना पेपर 2 है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसकी चारों यूनिट्स, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, चारों यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं बार बार, और इतना पोर्शन अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया है जिनसे कि हर यूनिट से कम एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपका कोई नहीं छूटेगा। इस प्रकार का पोर्शन अपन ने इन चारों वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है, जिसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन ने बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, यूनिट सेकंड की यदि अपन बात करें तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन अपन ने माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें वायरस के बारे में और फंजाई के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। यूनिट थर्ड के अंदर अपन ने फंजाई के 2-3 मेंबर्स डिस्कस किए थे, और यूनिट 4 जो है उसके अंदर जैसा कि अभी मैंने बताया अस्टिलेगो और अल्टरनेरिया जो मेंबर है उनके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपना पेपर है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो अपनी यहीं पर ख़त्म होती है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें अपन किसी दूसरी क्लास के बॉटनी की ही पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।